नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे CISF SCM का लास्ट पेपर है। जो हमारे टोटल 4 सेट थे, ये हमारा बिल्कुल लास्ट सेट है। ठीक है, इसको भी फिनिश करते हैं। उसके बाद आप अच्छे क्वेश्चन को नोट करके उसको रिवाइज करते रहना। ठीक है, अब इसके बेस्ट क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगा, 4 ही सेट 100 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए आप अपने खुद से कर लेना। ठीक है, देखो पहला सवाल है, कह रहा है एक हेडफोन का अंकित मूल्य 800 रुपये है। दुकानदार ने इसे 20% 10% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदा। उसने परिवहन पर इतने रुपए खर्च किए, इसके बाद उसने इस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच दिया। उसका लाभ या हानि परसेंटेज बताना है। सवाल में क्या किया भाई, 800 था, उसने 20% की छूट दी तो 80% चीज बची, 10% की छूट दी 90% चीज बची। ठीक है, प्लस का 124 और खर्च कर दिया। ये क्या बन गया, ये टोटल हमारे पास बन गया है कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है 800, क्योंकि उसने मार्क प्राइस पर ही चीज बेच दी। तो हमारे हिसाब से यही बन गया। तो जीरो ये चले गए, ये 2 जीरो यहाँ से चले गए, 8 2 64 हो गया, 9 चौक 36 की 6 हो गया, हासिल लगा 3, 9 छक्का 54 और 3 57 हो गया, प्लस का 124 हो गया, 6 4 10 हो गया, 7 3 10 हो गया, 5 1 6 1 7 हो गया। यानी कि 700 की चीज 800 में बेची। देखो यहाँ से 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पर, 700 पर। गुणे में कर देंगे 100, यानी कि आंसर आ गया 14 सही 2 बटे में 7%। अगला सवाल, अब देखो यहाँ से 10 महीनों का क्या निकालना था, एवरेज निकालना था। देखो अगर मान लो कोई भी ऐड आएगा, जोड़ेंगे तो हमें 10 से भाग करना पड़ेगा। ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब ऊपर ऑलरेडी एक के बाद पॉइंट लगा, यानी कि हमें अगर जीरो नहीं मिलता तब तो ठीक है, जीरो मिल जाता तब तो पॉइंट गड़बड़ करेगा, नहीं मिलता है तो हमें 2 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी कि एक ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब क्या है, देखो डिवीजन मेथड इसमें लग सकता है, लेकिन इतने नंबर दिए गए हैं, बार बार घटाओगे जोड़ोगे तो होगा कंफ्यूजन, इसलिए डायरेक्ट जोड़कर भाग कर लो। तो यहाँ पर 3 7 3 10 10 3 13 13 और 9 22 22 और 2 24 24 4 28 28 और 9 37 37 में 6 43 और 43 और 1 44, हासिल लगा 4। तो 8 4 12 हो गया, 12 और 2 14 हो गया, 14 4 18 हो गया, 18 5 23 हो गया, 23 और 3 26, 26 और 5 31, 31 में 8 जोड़ देंगे तो 39, 39 में अगर हमने 5 जोड़ दिए तो 44, 44 में 9 जोड़ दिए तो 3 आ जाएगा। अब देखो जैसे ही 3 4 मिला, हमें आंसर मिल गया। पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है भाई, जीरो तो मिल नहीं रहा है कि जो पॉइंट को इधर उधर कर देगा, पॉइंट तो इधर उधर कर नहीं सकता है, और 2 नंबर 3 4 इसी में मिल रहे थे, बात खत्म। अगला सवाल, अब इनका अनुपात बताना था भाई, सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पर 9 और 8 और 2 लिखा हुआ था, इनका एलसीएम लेके चिपका दो। अब यहाँ पर देखो 72 साफ साफ दिख रहा है, आपको आंसर यही डायरेक्ट लगाना था, सब में कर दो 72 का गुणा, बात खत्म। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। इंदु को एक बैंक से इतने रुपए का ऋण मिला, 6 महीने के बाद उसने बैंक को इतने रुपए वापस कर दिए और ऋण बंद कर दिया, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो कितने, 6 महीने बाद, 11 2 7 5 0 11 6 3 5 8। ठीक है, रेशियो बनाना हो रेशियो बना लो, अगर डायरेक्ट देखना हो कितना ब्याज वगैरह पड़ा तो डायरेक्ट कर लेते हैं। इनका डिफरेंस करेंगे, 8 हो गया, 5 से 5 गया 0 हो गया, 13 से 7 गया तो 6 हो गया, 5 से 2 गया तो 3 हो गया, यानी कि इतना ब्याज मिला किस पर, 11 2 7 5 0 पर। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल है भाई, प्रिंसिपल तो हो गया, रेट हमें ये लिखनी थी, और 6 महीने का मतलब 6 बटे में 12 हो गया, बटे में 100 हो गया। प्रिंसिपल तो ऑलरेडी नीचे लिख लिया, तो इधर करेंगे 6 दूनी 12 हो गया, इधर करेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, और 2 पंजे 10 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 तियां 6 हो जाएगा, 1 बचा 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब इधर करेंगे तो 25 चौकू 100 हो गया, 25 दूनी 50, 6 बचा, 25 दूनी 50, यानी कि 13 बच गया, और 25 पंजे 125, 12 बच गया, 25 पंजे 125 हो गया। अब इधर जाएंगे ऊपर, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, यहाँ से लगा 2 4 3 12 और 2 14 बटे में 22 55 हो गया, और इधर बराबर में हो गया क्या, रेट हमारी। ठीक है, अब 4 1 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 4 3 7 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पन्ना 55 हो गया, 11 एकम 11 3 बचा, 33 1 बचा, 11 एकम 11 11 दूनी 22 हो गया। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट बच्चों वाला जो मेथड होता है उससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से तो जो इतनी कैलकुलेशन की है ना, इतनी नहीं करते भाई, डायरेक्ट गुणा भाग करके हम इसी मेथड से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऑप्शन में देखो सबसे बड़ा 7 लिखा, 7 दूनी 14, 13 से बड़ा यानी कि कैंसिल आउट, उसके बाद 6 6 दूनी 12,
13 से छोटा, गुणा कर लो, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 हो गया, तो 2 बचा, 11 से 3 गया तो 8 बच गया और 82 बच गया हमारे पास। अब देखो ऑप्शन में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा 7 लिखा, 7 दूनी 14 करेंगे तो यहाँ पर देखो पहले तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14 करोगे यानी कि 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, ये देखो कितना ज़्यादा हो गया 820 से, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर लगा दो। ठीक है, इसी तरीके से किया करो, अब जल्दी आंसर भी आ जाता है। अगला सवाल, इसमें देखो कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। अब इस सवाल में देखो अगर आप प्रेशर में होते हैं तब तो फिर आप क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग करने लग जाएंगे, एग्जाम में यही होता है। लेकिन आप एक चीज़ देखो, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर हम अगर डायरेक्ट सॉल्व करके देखें, इस वाले टर्म से हम पी कॉमन ले लें तो क्यू प्लस आर हो गया, दोनों बराबर हो रहा है, ये हो सकता है। यहाँ पर करेंगे आर से डिवाइड, यानी कि पी अपॉन आर प्लस का क्यू अपॉन आर लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को बिल्कुल लिख सकते हैं। और बराबर में भी यहाँ पर क्या लिखा था, पी अपॉन में आर प्लस का क्यू अपॉन आर लिखा था, बिल्कुल ये भी हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, आर कॉमन ले लिया, पी प्लस का क्यू हो गया, यानी कि ये भी सही है। अब यहाँ पर अगर बचा तो पी अपॉन में क्यू प्लस का आर हो गया और बराबर में पी अपॉन में क्यू प्लस का आर लिखा हुआ इस तरीके से। अभी इसको सेम बना सकते थे, नहीं बना सकते थे, ये गलत हो गया, ये नंबर का हमें कोई भी काम नहीं था। अगला सवाल, 7/24 को 2 दशमलव स्थानों तक शुद्ध प्रतिशत में बदलें, यानी कि 7/24 और परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा। 4 चंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, 25 सत्ते 175 बटे में 6 हो गया, तो 6 तियां 18 ज़्यादा, 6 दूनी 12 हो गया, 5 बच गया तो 6 ने में 54, 1 बच गया। अब 1 बच गया तो 6 कम 6 यानी कि 29.17 आंसर। अगला सवाल, एक मोबाइल पर इतने रुपए अंकित है, दुकानदार नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है, यदि ग्राहक से 8% जीएसटी प्राप्त होता है तो पता लगाएं कि ग्राहक को मोबाइल खरीदने के लिए कितनी राशि नगद में भुगतान करनी होगी। तो देखो 15,600, ठीक है, नगद भुगतान करने पर 10% की छूट यानी कि 90% में बेचा, लेकिन अब जो भी प्राइस वो देगा उस पर 8% जीएसटी लग रही है, यानी कि 108 हो गया यहाँ पर। तो 6 ने में 54 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया। यूनिट डिजिट क्या चाहिए, 2 चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, बात खत्म। अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते तो 0 से 0 चला गया, ये 0 से ये 0, यानी कि पॉइंट आप देखेंगे तो एक नंबर के बाद आ रहा है, यानी कि इसमें तो बिल्कुल पॉइंट है नहीं, आंसर। अगला सवाल, एक नल एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है जबकि दूसरा उसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी खाली है और यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि देखो एक भर सकता है, एक खाली कर सकता है, तो इनका अगर एलसीएम लोगे 60 तो 20 तियां 60, 30 दूनी 60, ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। अब आधा भरना तो आधे का मतलब क्या हो गया, 30 भरना है, और दोनों चलेंगे तो 3 माइनस का 2 यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि बटे में 1 आंसर आ गया। आसान था ये तो। एक एथलीट 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरा करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। अब बताओ 200 बटे में 24, इससे आसान सवाल नहीं मिल सकते आपको। अगर इससे भी आसान मिलने लगे तब तो फिर हो गया आपका भी। 24 पंजे 120 होता है, या तो ऐसे कर लो, 5 चौको 20 हो गया, 4 चंग 24 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, आज मैंने सोचा कि मैं अपने घर से स्टेशन जल्दी पहुंच जाऊंगा, यदि मेरी यात्रा की अवधि 20% कम हो जाती है तो गति में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए। अब देखो उसकी यात्रा की अवधि, अवधि का मतलब क्या होता है, टाइम होता है, 20% के कम हो जाती है, यानी कि टाइम अगर पहले 100 था तो अब 80 हो गया, ये क्या हो गया, टाइम हो गया। तो स्पीड जस्ट इसका अपोजिट होता है, रेशियो पर इसलिए काम करे क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। तो ये 80 हो गया, ये 100 हो गया, यानी कि यहाँ से देखेंगे तो कितना हो गया, 25% हो गया। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई कि 80 से अगर 100 बढ़ाएंगे तो 25% होगा, ये याद कर लो, बहुत जगह काम में आता है। ठीक है, बाकी आप कर भी सकते थे 20 बटे में 80 गुणे में 100, 20 चौको 80 यानी कि 25%। ठीक है, याद होगा तो बहुत जगह आसानी हो जाती है। 4,000 रुपए की राशि 3 साल में प्रति वर्ष किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने रुपए हो जाएगी। अब देखो हमको बोल दिया 3 साल में, यानी कि कहीं ना कहीं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना होगा कुछ, उस पर पावर 3 हुई होगी, तो वो हमें निकालना पड़ेगा कौन सा पी और ए, यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या रेशियो रहा होगा। तो 4 एकम 4 हो गया, इधर करेंगे 4 एकम 4, 1 बचा, 4 तियां 12, 4 तियां 12, 4 एकम 4, यानी कि 10 से 11 रहा होगा क्यूब, यानी कि अगर क्यूब रूट लेंगे तो यहीं पर पहुंच जाएंगे, 10 से 11 रहा होगा, कितना बड़ा, 1 बटे में 10 गुणे में 100, आंसर आ गया हमारा 10%। अगला सवाल,
5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 73 है, उच्चतम और निम्नतम संख्या का औसत क्या होगा। देखो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का यानी कि 73 के बाद विषम संख्या क्या आएगी, 75 आएगी, 75 के बाद क्या आएगी, 77 आएगी, 73 से पहले क्या आएगी, 71, 71 से पहले क्या आ जाएगी, 69 आ जाएगी। कह रहा था उच्चतम और निम्नतम का औसत क्या होगा। भाई इनका अगर औसत निकालोगे तो सेम आएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी डिफरेंस बराबर हो तो चाहे पहला नंबर हो उसका एवरेज पूछा जाए किसी का भी तो वो सेम नंबर आएगा। अब बताओ इन दोनों का अगर जोड़कर भाग करोगे तब भी यही सेंटर का नंबर है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं ना, सेंटर का नंबर ही एवरेज होता है। तो ये प्रैक्टिस से ही चीजें आती है, बाकी कोई सिखाने वाली तो नहीं है। एक टंकी को एक नल से 2 घंटे 30 मिनट में तथा दूसरे नल से 3 घंटे 45 मिनट में भरा जा सकता है। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो इसमें गुणा कर लो 60 का, इसमें भी कर लो 60 का। तो 6 दूनी 12, 120 और 30 150 गुणे में 6 तियां 18, 180 और 45 जोड़ देंगे तो 5 8 4 12, हाथ से लगाए 225। और इनको अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 5 हो गया और 5 2 7 हो गया, 2 1 3 हो गया। ठीक है, तो 15 एकम 15 हो गया, 15 दूनी 30, 15 पना 75 हो गया। इधर करेंगे 25 नए में 225 हो गया, यानी कि 90 ये मिनट में आ गया। अब इसको घंटे में बनाएंगे तो 1 घंटा 30 मिनट आंसर हो जाएगा। अब हमने एक बहुत बार बताया कि अगर ए काम कोई कर रहा है x दिन में, बी काम कर रहा है कोई y दिन में, अगर बोल दिया जाए a प्लस बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे तो एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई होगा। तो हमने ये सारा टाइम मिनट में चेंज कर लिया, मिनट में चेंज कर लिया तो हमारे पास क्या बन गया, 150 225 बन गया। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमने कर लिया 225 और इसको इस फार्मूले में पुट कर दिया। अगला सवाल, बोतल ए से बोतल बी में पानी की मात्रा का अनुपात इतना है। यदि ए में पानी का 1/4 भाग बी में डाला जाता है और फिर बी में पानी का 1/4 भाग ए में डाला जाता तो नया अनुपात क्या होगा। देखो ए और बी, ठीक है, पानी की मात्रा का अनुपात इनमें 4:7 है। ए में पानी का 1/4 भाग बी में डाला जाता है, ए में पानी का 1/4 भाग बी में, ए से होगा यानी कि इसका 1/4 भाग, 1/4 भाग मतलब 1, तो इधर हो गया, इधर माइनस का 1, इधर 3 भाग रह गया, इधर 8 भाग बन गया। अब कह रहा था और फिर बी में पानी का 1/4 भाग ए में डाला जाता है, यानी कि इसका 1/4 भाग, अब इसमें 1/4 भाग करेंगे यानी कि प्लस का 2 हो गया, इधर माइनस का 2 हो गया, इधर बन गया 3 2 5, इधर कर देंगे 6, तो हमारे पास आंसर। अगला सवाल, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाना चाहिए। देखो 8600 में जोड़ना है, मैंने अभी परसों के पेपर में ही आपको ये डिटेल में बताया था कि उसका यूनिट डिजिट जिसका जो किसका परफेक्ट स्क्वायर का 2 3 7 और 8 कभी भी नहीं हो सकता, यानी कि 7 वाला कैंसिल आउट हो गया, 3 वाला कैंसिल आउट, ये परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट नहीं हो सकते। दूसरा मैंने बताया था डिजिटल सम के बारे में, 1 4 7 और 9 होना चाहिए। अब अगर मान लो 104 अगर लिखते तो 4 0 6 1 7 और 8 हो गया, 8 7 15 4 19, 9 का कहीं आ रहा है इसमें, 9 1 10 हो जाएगा, डिविजिबल आ रहा नहीं आ रहा, हटा दो। तो 8600 और 49 यानी कि 9 4 6 और 8, 8 से 14, 14 और 4 18, 18 में 9 जोड़ देंगे तो 27 हो गया, 27 को जोड़ेंगे 7 2 9 हो गया। देखो डिजिटल सम आ गया हमारे पास, तो आंसर लगा दो। ठीक है, अब ये देखो छोटी छोटी चीजें होती है, अगर नहीं पता होगा तो आपको फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप पीछे रह जाएंगे और इन्हीं से आप आगे निकलते हैं। 64 कार्ड बेचकर एक दुकानदार को 24 कार्ड का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, उसका लाभ परसेंटेज बताना था। देखो बहुत आसान सवाल है ये। अगर मान लो 64 कार्ड का एसपी 64 कार्ड के सीपी के बराबर होता तो ना कोई प्रॉफिट होता ना कोई लॉस होता, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, 24 कार्ड के विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, यानी कि इसमें से हमें 24 कार्ड का सेलिंग प्राइस और अधिक प्राप्त हुआ, यानी कि ये जो 64 का सेलिंग प्राइस था वो टोटल इसके बराबर था। अब 24 इधर लेके आ जाएंगे तो 40 एसपी बराबर में हो गया 64 सीपी हो गया। अब एसपी अपॉन में सीपी और 8 2 64 8 पन्ने 40, प्रॉफिट कितने का हुआ, 3/5 घोड़े में 100 हो गया, यानी कि 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 60% हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल, अब इसको देखो, ये तो देखो आपको पता होना चाहिए 43 का स्क्वायर है, कैसे पता लगा, मैंने देखा 18 25 से कितना कम है 7, 50 से भी 7 कम कर दिया 43 का हो गया।
देखो होता क्या है कि जैसे 43 का स्क्वायर निकालना, तो 50 से 43 कितना कम है, 7, 7 का स्क्वायर 49, और जितना 50 से 43 कम है उतना 25 से कम कर दो, 25 से 7 कम किया 18, 49 डायरेक्ट आ गया। तो इसका तो हो गया 43, ये हो गया 0.0608 प्लस का x हो गया, वो भी रूट में हो गया। यहाँ पर लिखेंगे तो पॉइंट का ये 43.25, अब 43 इधर आ जाएगा तो ये बना देगा माइनस का 43 इधर, ये यहाँ से तो कैंसिल आउट हो गया। अब आपको सिंपल से दिखाई देने लगा होगा कि सवाल हमारा बिल्कुल इजी बन चुका है। यानी कि अब यहाँ पर अगर लिखते हैं तो ये 0.25 हो गया, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे तो 0.0608 प्लस का x बराबर 25, 25 हम 625, पॉइंट आ जाएगा 4 के बाद, यानी कि x बराबर लिखेंगे तो 0.0625 और माइनस में हो जाएगा 0.0608, तो 15 से 8 गया 7, 1 बचा, यानी कि 0.07 आंसर, 0.007 सॉरी। अगला सवाल करते हैं। जब पानी जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन 10% बढ़ जाता है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन कितने % कम हो जाएगा। तो देखो क्या कह रहा था, जब पानी जमकर बर्फ बन जाए, यानी कि जमकर बर्फ बन रहा है तो 10% बढ़ गया है, यानी कि अब कह रहा था बर्फ पिघल जाए, पिघल जाएगा तो यहीं पर तो पहुंचेंगे, यानी कि 10 से बटे में 110 गुणे में 100 हो गया, तो 0 से 0 चला गया, 9 सही 1 बटे में 11 आंसर। अगला सवाल, 3 संख्याओं के वर्ग का योग जिनका अनुपात इतना है और ये दिया गया था, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखो यहाँ पर ये हो गया 3x, ये हो गया 4x, ये हो गया 5x, तो 3 3 का 9x स्क्वायर प्लस का 4 चौको 16x स्क्वायर प्लस का 5 25x स्क्वायर बराबर में क्या दे दिया था 1250, यानी कि 9 6 15 25 दूनी 50 एक्स स्क्वायर बराबर में हो गया 1250, 0 से 0 चला गया, एक्स स्क्वायर बराबर x बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था 5x, यानी कि 5 गुणे में 5 बराबर क्या हो गया 25। अगला सवाल, एक नल एक टंकी को 12 मिनट में भरता है, दूसरा नल उसे 15 मिनट में भरता है, अपशिष्ट पाइप टैंक को 10 मिनट में खाली कर सकता है, यदि दोनों नल चालू कर दिए जाएं और अपशिष्ट पाइप गलती से खुला छोड़ दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये भरने वाला था और दूसरा भी भरने वाला था, तीसरा खाली करने वाला था। एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ जाएगा, तो 5 एफिशिएंसी 15 चौको 60 हो गया, 10 छक्का 60 हो गया। अब यहाँ पर कह रहा था तीनों को चलाया जाता है, ठीक है, यही कहने का मतलब है इस पूरी लाइन का, इतनी रामायण जो लिखी हुई। तो 5 4 9 हो गया, यानी कि ये 9 भरेगा तो, और लेकिन 6 से खाली होगा, यानी कि इतना काम होगा, तो 60 बटे में 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु इतनी थी। 4 वर्ष आयु के अंतर वाले 2 बच्चों के जन्म के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु समान है, सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों की औसत आयु 26 थी, अब प्रेजेंट में सभी के 10-10 जोड़ना पड़ेगा, तो ये प्रेजेंट की एवरेज आयु कितनी हो गई 36 हो गई। लेकिन जो 4 वर्ष के अंतर वाले बच्चों के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या हो गई, उस जन्म होने के बाद सेम रही जो पहले थी, कब 10 वर्ष पहले, यानी कि अब 6 लोग हो गए, लेकिन एवरेज आयु में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। अब सिंपल सा गुणा करके कर लो, इनका सम करेंगे तो 144 हो गया, इधर हो गया 6 36 हो गया, 6 दूनी 12 और 3 15 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो जो 2 लोग थे, यानी कि जो छोटे बच्चे थे, उनकी एज निकल के आ जाएगी टोटल, 6 से 4 गया 2, 5 से 4 गया 1, यानी कि 12 सम आया, और उनकी आयु में डिफरेंस 4 वर्ष था। तो ऐसा करो, इसमें से 4 घटा देते हैं, अब 8, यानी कि दोनों के पास 4 4 तो रहा होगा, लेकिन बड़े वाले के पास 4 एक्स्ट्रा रहा होगा, यानी कि छोटे की एज 4 वर्ष रही और बड़े की एज 8 वर्ष रही। हमसे पूछा गया था छोटे बच्चे के, तो आंसर। अगला सवाल, एक लेथ मशीन की कीमत प्रतिवर्ष 10% कम हो रही है, यदि मशीन की वर्तमान कीमत इतने रुपए है तो 3 वर्ष बाद लेथ मशीन की कीमत क्या होगी। यानी कि 60,000 10% कम हो रही है, यानी कि 9 बटे में 10, 9 बटे में 10, 9 बटे में 10 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 6 ने में 54, 4 ने में 36, 6 ने में 54, यूनिट डिजिट 4, तो आंसर आ गया हमारा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। ठीक है, बाकी अगर करना चाहते हो तो 729 गुणे में 6 करते, 6 ने में 54 हो गया, 6 दूनी 12, 5 17 हो गया, हाथ से लगा 1 6 7 42 और 1 43 हो गया, 0 लगा देते आंसर। अगला सवाल,
शांतनु एक वस्तु खरीदता है और उसे 12% के लाभ पर अनिकेत को बेचता है। अनिकेत इसे वापस शांतनु को उसी कीमत पर बेच देता है जो शांतनु ने इसके लिए चुकाई थी। अनिकेत की प्रतिशत हानि क्या होगी? देखो, हमने माना शांतनु ने 100 रुपये चुकाए थे, इसने 12% लाभ पर 112 में बेच दिए। अब इसको किसने, अनिकेत ने फिर से वही चीज़ 100 रुपये की बेच दी। किसको? शांतनु को। यानी कि उसको 12 के लॉस हो गया। किस पर हुआ? 112 पर। गुणे में कर देंगे 100, तो 4 दिया 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया। यानी कि यहाँ से 4 सत्ते 28 हो गया, ये 25 हो जाएगा, यानी कि 75/7 हो गया। यानी कि आंसर आ जाएगा 10 सही 5/7%। अगला सवाल, शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति के बीच का अनुपात इतना है। यदि धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की जाती है तो शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति के बीच अंतर हमें बताना था। भाई आसान सवाल हो गया, धारा के अनुकूल जाना था और ये था, यानी कि 720 5x प्लस का 4x हो गया, बराबर में 8 घंटे लगते हैं। यानी कि जो भी निकल के आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। और यहाँ पर अगर देखते हैं 5 4 9 हो गया, यानी कि 9x इधर पहले ये कर लो, 8 9 72, 9 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। अब हमें अगर डिफरेंस निकालना था तो डिफरेंस करते क्या आ जाता? x आ जाता। x का तो मान आ ही चुका है, तो आंसर क्या हो गया? 10। अगला सवाल, एक नाव धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि धारा की गति इसकी अनुप्रवाह गति की इतनी % है तो धारा की विपरीत दिशा में यह 100 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? अब एक चीज बताओ, यहाँ पर दिया गया था अनुकूल में, धारा के अनुकूल 3 घंटे में, यानी कि a प्लस बी का मान क्या हो गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कह रहा था यदि धारा की गति इसकी अनुप्रवाह गति की इतने % है, यानी कि अगर हम देखें तो 6 का जो ये किसकी निकल रही, बी का मान 1/3 हो गया, यानी कि बी का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो हमें ये भी पता लग गया कि नाव की चाल हमारी 4 आ गई। तो कह रहा था विपरीत दिशा में 100 किलोमीटर जाना, तो 4 माइनस का 2 कर देते, यानी कि कितना आ जाता? 50। अगला सवाल, चलिए फिर ये CISF SCM का हमारे सभी शिफ्ट यानी कि 4 की 4 शिफ्ट समाप्त हो गई हैं। इसको आप रिवीजन कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। क्या भाई आप लोग कमेंट करते तो थोड़ा अच्छा लगता है। और देखो, अभी अगर आप CGL वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बहुत टाइम है। जितने भी पेपर इधर उधर के हुए हैं उनको पहले निपटा लो। जब पेपर के टाइम पे आपका नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए उसके बाद आप केवल CGL की PYQ पर फोकस करेंगे, ठीक है। मैं स्पेशली CGL की बात कर रहा हूँ या CHSL का, तो उन्हीं पर फोकस आपको करना है। अभी क्या करें, अभी जो भी इधर उधर के पेपर हुए हैं उनको आराम से निपटाते हुए चलें, बहुत टाइम है। इतना अगर आप प्रैक्टिस अभी से करते चलेंगे तो आपकी मैथ भी बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगी, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो आपको मॉक डेली देते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा आपको रीजनिंग नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसको भी साथ साथ रिविजन होगा और मॉक की प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको अपने आप से कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा कि आप पेपर आते आते बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच चुके होंगे। और ये तो मान के चलना ही भाई, कम से कम 70-80% के आसपास आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे अच्छी पोस्ट के लिए। इतने तो आपको करना ही पड़ेगा, 70 से 80%, क्योंकि देखो इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि क्या ही बताएं। लेकिन हाँ, अब ये हो सकता है कि जैसे पेपर में इतना गैप हो गया है तो ये होगा कि लोग शांत हो जाएंगे, क्योंकि जिसके पास जॉब होती है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, अरे यार ठीक है कौन पढ़ेगा, इतना पेपर टाइम पढ़ लेंगे। लेकिन आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा जिसका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।